दोस्तों एमपीजीके की जो सीरीज थी उसमें जो आज का वीडियो है अपना वो ये है कि मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में बात करेंगे। मध्य प्रदेश की जो जलवायु है इसे हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे। इस हिस्से में थोड़ा सा बेसिक जानकारी प्लस जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही दूसरे हिस्से में ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे और उससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम को ओरिएंटेड है वो इसके बाद वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो है मध्य प्रदेश की जलवायु, इसे बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। दोस्तों आज का जो वीडियो है ये हमको अगले वाला वीडियो जिसको ऋतुओं वाला वीडियो है उसमें भी काम में आएगा, तो ये वीडियो और साथ में इसके बाद वाला जो एक छोटा सा वीडियो है वो भी आपको देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज शुरू करते हैं जो वीडियो है वो। दोस्तों सबसे पहले अगर जलवायु पढ़ रहे हैं तो अपने को समझना पड़ेगा कि आखिर ये जलवायु क्या होती है और मौसम लिखा हुआ है एक तरफ, तो मौसम क्या होता है। दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है कि विशाल भूभाग पर लंबे समय तक पड़ने वाले वायुमंडलीय प्रभाव स्थान विशेष की मौसम संबंधी समस्त दशाओं के दीर्घकालिक औसत को जलवायु कहते हैं। ये तो दोस्तों हुई किताबी लाइनें, और इधर मौसम में लिखा हुआ है, इसी को सेम चेंज करके लिखा हुआ है कि छोटे भूभाग पर अल्प समय तक पड़ने वाले वायुमंडलीय प्रभाव को मौसम कहते हैं। इस किताब की डेफिनेशन को मैं डिफाइन करूं उसके पहले कुछ चीज़ें हैं जो ज्योग्राफी की है वैसे तो, लेकिन यहाँ थोड़ी सी समझना इंपॉर्टेंट इस कारण हो जाती है कि उसी की वजह से ये जलवायु और जो मौसम है, ऋतुएं हैं, ये समझ में आने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये मान लो हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपर दोस्तों ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जैसे कि ये भूमध्य रेखा हो गई, यहाँ पर एक रेखा हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, ये कर्क रेखा, और ये दक्षिण में कौन सी रेखा हो जाएगी, मकर रेखा। मैं इसको नेमिंग कर लेता हूँ आपके, ये हो जाएगी 0 डिग्री लाइन, जिसे क्या कहा जाता है, लाइन ऑफ इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जो रेखा होती है उसे कहा जाता है कर्क रेखा, ठीक है, लाइन ऑफ कैंसर। और जो दक्षिण में होती है इसे कहा जाता है मकर रेखा, यानी कि लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये दोनों क्या होती है, 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में होती है। अब दोस्तों मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो हमारा भारत है वो भारत इस जगह पर स्थित है। ये मान लो भारत का मैप है, यहाँ पर आपको ये भी पता है कि भारत के बीचों बीच में कौन है, मध्य प्रदेश है, मतलब ये वाली जगह कौन सी हो जाएगी, ये मध्य प्रदेश की हो जाएगी। अगर दोस्तों मैं आपको अब ये समझाना चाहूँ, ठीक है, अब यह समझते हैं कि मध्य प्रदेश यहाँ है, इसका मतलब ये जो कर्क रेखा है, ये जो कर्क रेखा है ये मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ऐसा हम पिछले वाले वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं कि जो कर्क रेखा है वो मध्य प्रदेश के कुल 14 जिलों से होकर गुजरती है। अब दोस्तों समझने वाली बात यह है कि यहाँ सूर्य के सापेक्ष बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जो ऋतुओं में गर्मी ज़्यादा पड़ना, ठंड कम पड़ना, ये सब सूर्य के ताप के ऊपर, सूर्य की किरणों के ऊपर निर्भर करता है। और जो जलवायु भी है वो सूर्य के कारण प्रभावित होती है। उसके अलावा भी कई सारे फैक्टर्स हैं जिनको भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब ये समझते हैं कि दोस्तों ये जो कर्क रेखा की बात की जाए तो कर्क रेखा पर एक तारीख है 21 जून। 21 जून को क्या होता है, कर्क रेखा पर सूर्य क्या होता है, लंबवत होता है। सूर्य क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है या फिर सूर्य लंबवत होता है। आप इतना तो समझिए कि अगर ये सूर्य है, इसके लंबवत अगर पृथ्वी है, या ये पृथ्वी है और इसके लंबवत अगर सूर्य है, तो इसकी सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ेगी, पृथ्वी के ऊपर पड़ेगी। और अगर सूर्य की सीधी किरणें पृथ्वी के ऊपर पड़ेगी तो वहां पर दिन क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 21 जून को क्या होता है, दिन सबसे बड़ा होता है। साथ ही अगर किरणें लगातार पड़ेगी तो वहां पर टेम्परेचर भी क्या होगा, सूर्य की किरणें अगर लगातार पड़ेगी उस जगह पर, उस एरिया में, तो वहां पर टेम्परेचर क्या होगा, अधिक होगा। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर तापमान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ने के कारण यहाँ पर पहले ऋतु में समझा देता हूं कि अगर ताप अधिक होगा मतलब यहाँ पर कौन सी ऋतु हो जाएगी, ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी। क्लियर है। तो जो ये भारत वाला एरिया है, इस एरिया में क्या हो जाएगी दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी। जब सूर्य यहाँ पर 21 जून को लंबवत रहेगा तो इस क्षेत्र में क्या हो जाएगी, ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी। तो आपको पता है कि ये जून का महीना क्या है, भयंकर गर्मी पड़ती है, इस कारण यहाँ पर क्या होती है, इसके पहले और बाद में ग्रीष्म ऋतु होती है। मतलब सूर्य लंबवत यहाँ से होना प्रारंभ होता है, फिर आगे चलता चलता इस टाइप से कर्क रेखा को भी पार कर जाता है। मतलब यहाँ पर मार्च एंडिंग से जो गर्मी पड़ना स्टार्ट होती है वो हमारी जुलाई तक, मेन जून के एंड तक मैक्सिमम, और फिर कभी कभी जुलाई में भी बारिश का सीजन आने लगता है। तो यूं मान ले कि जुलाई के शुरुआत तक गर्मी पड़ने लगती है। तो ये जो सीजन हुआ क्या हो गया, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु हो गई।
अब दोस्तों एक डेट और आपको याद रखनी है 22 दिसंबर में। यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, दोनों चीजें अलग अलग हो जाएगी। अब मैं एक डेट लिखता हूं दोस्तों 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को क्या होता है? 22 दिसंबर को दोस्तों ये जो सूर्य था ये ऐसे घूमने के बाद यहां आ जाता है, इस कर्क रेखा के लंबवत हो जाता है। मतलब ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र के लंबवत हो जाता है सूर्य। इसके कारण 22 दिसंबर को क्या होता है, यहां ज्यादा इस क्षेत्र में क्या होती है, ज्यादा गर्मी पड़ने लगती है, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो ऊपर वाला रेस्ट वाला एरिया हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, दिन छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां पर मैं एक बार लिख लेता हूं, ये जो 22 दिसंबर वाला टाइम है यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, दिन जो हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा, दिन छोटा हो जाएगा। और साथ ही यहां पर अगर सूर्य की किरणें नहीं मिलेगी तो यहां पर क्या हो जाएगी, ठंड आने लगेगी, शीत ऋतु हो जाएगी। तो इस टाइम पर यहां पर कौन सी ऋतु होती है, शीत ऋतु। आपको पता है कि दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में क्या होती है, दिसंबर एंड में जनवरी में शीत ऋतु अपने प्रकोप पर होती है, यहाँ की ठंड बहुत ज्यादा होने लगती है यहाँ पर। तो दोस्तों ये आपको ठंड और गर्मी का समझ में आ गया, लेकिन अभी तक जलवायु का नहीं समझ में आया कि जो मध्य प्रदेश की जलवायु है वो किस प्रकार की है। तो अब जलवायु को समझते हैं। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूं। अब दोस्तों आप ये समझिए कि अपने को जलवायु समझनी है। इसका मतलब क्या होगा कि ये है भूमध्य रेखा। अब आपको एक बार ये समझना है कि सूर्य जब इधर से लंबवत होता हुआ जाएगा तब एक बार सूर्य यहां पर लंबवत होगा, फिर इधर से घूम के यहां आएगा तो यहां पर भी क्या होगा, सूर्य कर्क रेखा पर 2 बार लंबवत होगा। और वो 2 तारीखें कौन कौन सी हैं मैं आपको बताऊं तो 21 मार्च और 23 सितंबर। मैं थोड़ा सा यहां लिख लेता हूं, 21 मार्च और 23 सितंबर। दोस्तों ये जो 2 तारीखें हैं, ये 2 तारीखों पर सूर्य क्या होता है, भूमध्य रेखा पर बिल्कुल लंबवत हो जाता है, एग्जैक्टली लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक तो जब सूर्य यहां से गुजरता हुआ जाएगा यहां तक, फिर यहां से वापस आएगा, मतलब साल में 2 बार ये वाली क्रियाएं क्या होती है, 21 मार्च के कुछ टाइम पहले और कुछ टाइम बाद, फिर 23 सितंबर के कुछ टाइम पहले और कुछ टाइम बाद सूर्य कहां पर रहेगा, भूमध्य रेखा पर रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि यहां पर भूमध्य रेखा का ये जो वाला एरिया है, ये एरिया जो है भूमध्य रेखा के आसपास का एरिया, यहां पर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब यहां पर क्या होगा, तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ने से यहां ये जो क्षेत्र बन जाएगा दोस्तों, ये जो क्षेत्र बन जाएगा, इस क्षेत्र को क्या कहेंगे, इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंध का, उष्ण वर्ड ही गर्मी के लिए यूज होता है, तो इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों, मैं यहां ऊपर लिख ले रहा हूं, इसे कहा जाता है उष्ण कटिबंध का क्षेत्र। इस क्षेत्र को क्या कहा जाएगा दोस्तों, उष्ण कटिबंध का क्षेत्र कहा जाएगा। अगर दोस्तों इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंध का क्षेत्र कहा जाएगा और जो हमारा भारत है वो भी किस क्षेत्र में आता है, इसी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। इस कारण भारत की जो जलवायु है वो कौन सी हो जाएगी, जो भारत की जलवायु है वो कौन सी हो जाएगी, उष्ण कटिबंधीय जलवायु हो जाएगी। उष्ण कटिबंधीय जलवायु कौन सी हो जाएगी, भारत की जलवायु हो जाएगी। अब दोस्तों आपको यह भी पता है कि भारत के अंदर क्या है, मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश तो कर्क रेखा के और ऊपर ही है। तो इस कारण जो मध्य प्रदेश की जलवायु हो जाएगी दोस्तों, वो मध्य प्रदेश की जो जलवायु होगी वो कौन सी हो जाएगी, उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में होने के कारण मध्य प्रदेश की जलवायु हो जाएगी उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु हो जाएगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये क्वेश्चन आपको दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट में मैं सारी बातें बताने वाला हूं वीडियो में, अगले वीडियो में, तो आपको ये वैसे ध्यान रखना है मोटा मोटा कि उष्ण कटिबंध के क्षेत्र में होने के कारण इस जलवायु को क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहा जाता है। क्लियर है। अब दोस्तों ये एक बात और आपको समझनी पड़ेगी कि ऐसे फैक्टर जिनका प्रभाव भारत की जलवायु पर पड़ता है, ऐसे कारक जिनका प्रभाव भारत की जलवायु पर पड़ता है, उन्हीं फैक्टर्स या फिर उन्हीं कारकों का प्रभाव मध्य प्रदेश की जलवायु के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश और भारत की जलवायु में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्लियर है। अब दोस्तों जलवायु के बारे में समझते हैं, तो अब आपको आसानी से समझ में आएगा। यहां पर लिखा हुआ है कि विशाल भूभाग पर लंबे समय तक पड़ने वाले वायुमंडलीय प्रभाव। विशाल भूभाग मतलब एरिया भी क्या होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। मतलब मैं आपको इस वाले एरिया की थोड़ा सा अगर मैं कलर चेंज करके बताऊं, क्लियर है, ग्रीन कलर लेते हैं, तो ये वाला जो एरिया है दोस्तों, ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, मतलब विशाल भूभाग हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा एरिया हो जाएगा। तो विशाल भूभाग भी हो गया,
पर लंबे समय तक पड़ने वाले प्रभाव, मतलब ये क्या है, इस एरिया में कई सालों तक प्रभाव देखे गए। मतलब हर साल, इतने सालों से आपको पता है कि गर्मी का मौसम गर्मी के टाइम पर ही आता है, शीत ऋतु का मौसम जो है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ही आता है। मतलब कई लंबे समय से जो प्रभाव देखे गए हैं, साथ ही विस्थान जो समय पर पड़ने वाले वायुमंडलीय प्रभाव, जो वायुमंडलीय प्रभाव होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है। इस कारण भारत की जलवायु आज से 50 साल पहले भी उष्णकटिबंधीय थी और आज भी क्या है, उष्णकटिबंधीय है। अब दोस्तों यहां पर है स्थान विशेष की मौसम संबंधी समस्त दशाओं को। अब इसके पहले एक बार मौसम को समझते हैं कि छोटे भूभाग पर अल्प समय तक पड़ने वाले वायुमंडलीय प्रभाव। इसका मतलब यह हुआ कि एक छोटा सा एरिया मानते हैं, ये मध्य प्रदेश के किसी छोटे क्षेत्र का एरिया मान लेते हैं, वहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, छोटे समय में कम समय, छोटे से भूभाग पर कम समय में पड़ने वाले वायुमंडलीय प्रभाव। मतलब आपको पता है कि साल में मौसम कितनी ही बार बदल जाता है, वर्ष भर में मौसम कितनी बार बदल जाता है, कभी बारिश का आ जाता है, कभी बारिश आने लगती है, कभी ठंड पड़ने लगती है, कभी गर्मी पड़ने लगती है। तो किसी स्थान विशेष पर छोटे से कम समय के अंदर जो दशाएं परिवर्तित होती हैं, उसे क्या कहा जाता है, मौसम कहा जाता है। और इन मौसम का जो योग होता है दोस्तों, एक लंबे समय तक इन मौसम का जो योग होता है, उसे ही वापस जलवायु कहा जाता है। आई होप कि आपको जलवायु और मौसम में डिफरेंस क्लियर हो गए होंगे, और यही चीजें आपको अगले वीडियो में भी काम में आएगी कि जब अपन ऋतुएं पढ़ेंगे तब। तो अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, साथ ही मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ये दोनों लाइनें मैंने इस कारण लिखी है ताकि आपको पता लग जाए कि जो प्रभाव, जो कारक भारत की जलवायु पर पड़ते हैं, प्रभाव पड़ता है, जिन कारकों का भारत की जलवायु पर प्रभाव पड़ता है, उन्हीं कारकों का मध्य प्रदेश की जलवायु पर भी क्या होता है, प्रभाव पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, मेन 4 फैक्टर में मैंने डिवाइड किया है, उसे समझ लेते हैं। यहां पर क्या है दोस्तों, कर्क रेखा की उपस्थिति। आपको पता है कि मध्य प्रदेश के 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। मतलब मध्य प्रदेश क्या है, कर्क रेखा के बीचों बीच में स्थित है, या फिर कर्क रेखा के ऊपर स्थित करना सही रहेगा। तो मध्य प्रदेश क्या है, कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। इसका मतलब क्या है, कर्क रेखा इसके ऊपर से गुजरती है, तो इसका प्रभाव भी भारत की जो है जलवायु के ऊपर पड़ता है, मध्य प्रदेश की जलवायु के ऊपर भी पड़ता है। समुद्र से दूरी, आपको पता है कि ये अगर हमारा मध्य प्रदेश है और ये अगर हमारा भारत है दोस्तों, मैं थोड़ा सा बस रफली आइडिया दे रहा हूं आपको, तो यहां से समुद्र अगर आप देखोगे तो बंगाल की खाड़ी भी थोड़ी बहुत दूर है, यहां से आपका अरब सागर भी कितना है, ज्यादा दूर है, यहां पर दक्षिण के जो सागर है वो भी क्या है, वो भी दूर है। तो इस कारण आपको यह समझना पड़ेगा कि समुद्र से दूरी है तो उसका भी प्रभाव भारत की जलवायु के ऊपर पड़ेगा, और मानसून के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि समुद्र से ही जो होती है सारी प्रोसेस होती है, वाटर साइकिल की प्रोसेस भी समुद्र से होती है, जो वाष्प बनती है, गर्म ठंडी हवाओं का प्रभाव भी इसी की वजह से पड़ता है। आगे देखते हैं दोस्तों हिमालय की स्थिति। तो आपको पता है कि भारत के उत्तर में जो हिमालय पर्वत है दोस्तों, इस हिमालय की उपस्थिति का भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आपको यह पता है कि जहां पर हिमालय या फिर बड़ी पहाड़ियां या पहाड़ होते हैं या पर्वत होते हैं, उन पे टकरा कर क्या होती हैं, वहां पर अगर जो ठंडी हवाएं होती हैं वो टकरा कर वहां पर बारिश करती हैं। दूसरा दोस्तों, यहां पर जो गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं चलने का कारण जो होती हैं, वो बहने की दिशा होती है, वो भी इनसे डिसाइड होती हैं, क्योंकि ये उनका रुख क्या होती है, पलट देती है। साथ ही अक्षांश और देशांतर की स्थिति, जो मध्य प्रदेश जिस अक्षांश में और देशांतर लाइनों में स्थित है, उसका भी प्रभाव क्या होता है दोस्तों, भारत की और मध्य प्रदेश की जलवायु पर पड़ता है। तो ये 4 चीजें जो होती हैं जलवायु को प्रभावित करती हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को हम 4 भागों में बांटने वाले हैं। 4 भाग कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। उत्तर का विशाल मैदान, नर्मदा सोन घाटी, विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र और मालवा का पठार। एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं इनको। दोस्तों सबसे पहले बात करें उत्तर का मैदान, तो ये जो एरिया दिख रहा है आपको, रेडिश एरिया जो दिख रहा है, ये क्या होता है दोस्तों, ये उत्तर का मैदान है। इसे क्या कहा जाता है, उत्तर का विशाल मैदान कहा जाता है। यहां पर दोस्तों क्या हो गया है, उत्तर का मैदान जो है ये वाला एरिया है, नीमच मंदसौर वाला एरिया। यहाँ पर फिर भिंड, मुरैना, श्योपुर वाला जो एरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये वाले छतरपुर वाला एरिया इधर आ जाएगा। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर समुद्र से दूर होने के कारण तथा कर्क रेखा की समीपता, आपको पता है कि कर्क रेखा ये वाली गुजरती है, ठीक है। तो कर्क रेखा की समीपता होने के कारण शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ती है। तो यहां पर क्या होता है, शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ेगी, शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ती है, और यहां पर क्या होती है, अधिक गर्मी तथा अधिक सर्दी पड़ती है, ठीक है। तो ये हो गया उत्तर का मैदान वाला एरिया। फिर उसके बाद बात करते हैं नर्मदा सोन घाटी की।
तो नर्मदा सोन घाटी वाला एरिया दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर क्या होता है, साधारण गर्मी तथा शीत ऋतु में साधारण सी ठंड पड़ती है। एक बार फिर से देखते हैं, ये नर्मदा सोन घाटी वाले एरिया में क्या होता है, साधारण सी गर्मी पड़ती है और अधिक गर्मी न अधिक सामान्य ठंड। यहाँ पर न तो अधिक थोड़ी सी अधिक गर्मी पड़ेगी और यहाँ पर न तो थोड़ी सी अधिक गर्मी पड़ेगी न ही सामान्य ठंड पड़ेगी, मतलब सामान्य ठंड पड़ेगी। तो दोस्तों ये वाला जो एरिया हो जाएगा, यहाँ पर न तो ज़्यादा गर्मी और न ज़्यादा ठंड पड़ेगी, तो यहाँ वाले इस एरिया को क्या कहते हैं, समशीतोष्ण एरिया भी कहा जाता है। क्लियर है। आगे अगर बात करें अपन तीसरे वाले एरिया की, तो तीसरा वाला क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों विंध्याचल पर्वत क्षेत्र। विंध्याचल पर्वत क्षेत्र जो है ये उत्तर के विशाल मैदान के पूर्वी वाला क्षेत्र जो हो जाएगा वो विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा। यहां पर भी दोस्तों कर्क रेखा क्या हो जाएगी, इसके ऊपर ही बसा हुआ है विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र। साथ में ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी पड़ती है तथा शीत ऋतु में साधारण से ठंड पड़ती है। और ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी तो पड़ेगी सही, क्योंकि ये क्या है 23.5 डिग्री कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। चौथा है दोस्तों मालवा का पठार। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी तथा शीत ऋतु में साधारण ठंड पड़ती है। इस कारण दोस्तों मालवा के पठार वाली जो जलवायु होती है, मालवा की जो जलवायु है उसे चीनी यात्री हेनसांग ने विश्व की सबसे बेस्ट जलवायु कहा है। क्या कहा है चीनी यात्री हेनसांग ने, विश्व की सबसे बेस्ट जलवायु कहाँ है। क्लियर है। तो यहाँ पास होने के कारण यहाँ की जलवायु क्या हो जाएगी, यहाँ की भी जलवायु समशीतोष्ण हो जाएगी। तो दोस्तों ये था आज जलवायु के बारे में। लेकिन दोस्तों आपको ये लग रहा होगा कि ये समझा है बस, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन के बारे में चर्चा नहीं करिए। इनके जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज का वीडियो आपने पूरा देख लिया है तो आपको दूसरा वीडियो जो है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करके ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।